हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम जगत में। तो दोस्तों, आज से हम अपनी जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और जीएस में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है वो भारत का संवैधानिक विकास। भारत में संविधान के जो निर्माण का प्रोसेस है वो शुरू हुआ, वो किस तरह से हुआ, किन चरणों में शुरू हुआ। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लोक सेवा आयोग से लेके सारे वनडे एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट या बीएड की जितनी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं या डिफरेंट स्टेट्स की जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है दोस्तों। तो चलिए आज से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और हम आज शुरू करने चल रहे हैं दोस्तों पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी शुरू करने चल रहे हैं। वो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों ये वीडियो आपको, चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं, कोई भी वीडियो छोटा होता है, छोटा और अट्रैक्टिव बनाना है, तो ये चैप्टर आपको दो पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल को पसंद ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो संवैधानिक विकास का जो चरण स्टार्ट होता है वो हम 2 चरणों में मान सकते हैं। इसकी शुरुआत 2 चरणों में होती है। 2 चरण जो इसके होते हैं, जो इसका पहला चरण होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, इसकी जो शुरुआत और दूसरे जो माना जाता है वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। जो इसका डाटा दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है 1773 से, ये दिया जाता है 1773 से 1853 तक। और इसका जो टेन्योर होता है फ्रेंड्स, ये होता है 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों ये भारत का जो संवैधानिक विकास है, ये 2 चरणों में, दो चरणों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो शासनकाल शुरू होता है वो 1773 से शुरू होकर 1853 तक चलता है। और ब्रिटिश क्राउन के चूँकि इसके बीच में एक घटना होती है 1857 की क्रांति। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको ट्रांसफ़र कर ब्रिटिश क्राउन जो है अपने अधीन कर लेता है। तो ये इसके अधीन हम पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके अधीन जब हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किन चरणों में शुरू होता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत में जो संवैधानिक विकास है वो 2 चरणों में पूरा होता है। पहला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत, जिसका जो टाइम फ्रेम है वो 1773 से लेकर 1853 तक है। इसके बाद जो जैसा हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत था उसमें 1858 से लेकर 1947 तक के भारत का संवैधानिक विकास हुआ। तो चलिए हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत। इसका टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसकी टाइमिंग्स आप नोट कर आप चाहें तो इसका नोट सब आप हमारे साथ साथ बना सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम है 1773 से 1853 तक। इसके अंतर्गत जो भारत में संवैधानिक विकास का निर्माण हुआ वो इन 6 चरणों में हुआ। हमारा जो पहला चरण है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853 में। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, जिसका पहला चरण था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। और भारत के संवैधानिक विकास के निर्माण में ये पहला चरण था, पहला क्रांतिकारी कदम था। इसके माध्यम से जो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और इसके प्रशासनिक कार्यों का जो दायित्व है उसके बारे में हमें बताया गया। तो सबसे पहले किया गया कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम इसको लिखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने कैबिनेट में एक गुप्त कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट में एक नियम बनाने का प्रावधान किया गया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार के जो आधिपत्य है उसको और मजबूत
किया जा सके। तो इसी के नतीजे में इस गुप्त समिति ने एक एक्ट बनाने की अनुशंसा की और इसी का नाम रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें सबसे पहले ये किया गया दोस्तों कि इसमें जो है ब्रिटेन में जो है दो संस्थाएं बनाई गई। इन संस्थाओं का नाम तो पहला था नियंत्रक मंडल, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा स्वत्वधारी मंडल। और दूसरा स्वत्वधारी। ये ब्रिटेन में दो संस्थाएं बनाई गई जिनमें इन दोनों के निदेशक मंडल, इसको नियंत्रक मंडल, कहीं कहीं इसको निदेशक मंडल भी कहा जाता है। ब्रिटेन में ये दो संस्थाएं बनाई गई। तो इन दो संस्थाओं के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बढ़ाया जाने लगा। इसमें सबसे पहले क्या किया गया कि इनमें जो इनके सदस्यों की संख्या थी, इनके जो नियंत्रक मंडल थे, अब नियंत्रक मंडल में टोटल सदस्यों की संख्या 24 होती थी। इन 24 सदस्यों में से ये सदस्य आपस में हर वर्ष मिलके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते थे। ये और इसका निदेशक मंडल का सदस्य बनने के लिए शर्त ये रखी गई थी कि 1 साल पहले इस कंपनी में कम से कम आपको 1000 पाउंड का पूंजी का निवेश धारक आपको होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें ये की गई दोस्तों, जो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें इसमें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हुई थी, वो सबसे पहला था कि जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी हमारी, बंगाल, बम्बई तथा मद्रास, अभी तक 1773 के पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हुआ करती थी। अब इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत से लोग इसको गलत मार के आते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग पॉलिटी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो सीधा भारत एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र से शुरू कर देते हैं। पीछे का एक बैकग्राउंड है जिससे भारत में संवैधानिक निर्माण का विकास हुआ, उससे कई चीज़ें लोग इसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो पहले इसके बने वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इस अधिनियम के माध्यम से किया गया, वो किया गया था सबसे पहले 1774 में भारत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाएगी 1774 में। ये ईयर आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1774। और कहाँ किया गया, इसमें 2 ऑप्शन दिया रहेगा, कोलकाता या दिल्ली। तो बहुत से लोग ये जानते हैं कि आज का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो उस टाइम ये दिल्ली में बना था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसी सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया गया था। तो ये आपका सही उत्तर होना चाहिए कोलकाता। कलकत्ता में आपका पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। और इसमें सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार पूछा गया है कि इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था। तो यहाँ पर सर एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें सर एलिजा इम्पे के अलावा इसमें 3 और न्यायाधीश हुआ करते थे। ये 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्ड, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 जज हुआ करते थे। ये 3 जज और 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों से मिलकर हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप चाहें तो अपने पेन पेपर पे आप अपने नोट्स बना सकते हैं यहाँ से दोस्तों। चलिए, तो यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट में ये मुख्य प्रावधान भारत के परिप्रेक्ष्य में किए गए थे। अब हम शुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके पहले एक प्रावधान आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम का एक अधिनियम आया था, और इसके फेल्योर के बाद ये इसके असफलताओं के कारण फिर पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। तो चलिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले इस बात को ध्यान रख दिया गया कि सबसे पहले एक शब्द का इजाद किया गया, ब्रिटिश भारत कंपनी के अधिग्रहण कंपनी द्वारा अधिग्रहित, माफ करिएगा, कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र, इस टर्म का इजाद किया गया कि पहली बार कंपनी ने माना कि भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं वो कंपनी के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये क्षेत्र आते हैं। अभी तक कभी भी भारत के क्षेत्र को आधिपत्य के तौर पर ये इस बात की घोषणा नहीं की गई थी कि ब्रिटिश कंपनी की जो है राजनीतिक और यहाँ के आर्थिक मामलों में दखल अंदाजी राजनीतिक और धार्मिक मामलों में नहीं करती थी। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से सबसे बताया गया कि कंपनी द्वारा भारत का कुछ राज्याधीन क्षेत्र है जो कि ब्रिटिश ताज के अधीन है, और ब्रिटिश ताज के अधीन जो ये वो हुआ करता था, इसमें सबसे पहले ये पहला दस्तावेज था जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी। इसके कुछ अन्य प्रावधान थे दोस्तों कि इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हुआ करते थे, इसमें उनके सदस्यों की जो संख्या थी वो पहले प्रांतीय गवर्नरों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई थी। मतलब जो अभी जो प्रांत का गवर्नर होता था उसके जो क्षेत्र में उसके जो परिषद के जो मेंबर हुआ करते थे वो 4 मेंबर हुआ करते थे, उनको घटा के 4 से 3 कर दिया गया। और इसमें सबसे पहले इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना, की गई थी इंग्लैंड में। क्यों की गई थी कि कंपनी के अगर अधिकारियों के ऊपर अगर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं तो उन चार्जेस का निपटारा कौन करेगा, तो उन चार्जेस का निपटारा करने के लिए भारत में इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो चार्टर्ड एक्ट 1793। इसमें सिर्फ दो पॉइंट्स में यहाँ से इंपॉर्टेंट हमें पिक करने हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। जो यहाँ के बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो वहाँ अभी इसके पहले उसको जो वेतन मिला करता था वो ब्रिटेन से मिला करता था, वहाँ के राजस्व से मिला करता था। लेकिन अब इस 1793 के चार्टर से इस प्रावधान को बदल के भारत में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। दूसरा, भारत में लिखित कानूनों का प्रावधान, लिखित कानूनों के माध्यम से राज करने का जो सिस्टम शुरू किया गया। अभी तक जो कानून थे वो मौखिक हुआ करते थे, लेकिन 1793 के चार्टर के माध्यम से इन कानूनों को एक लिखित दस्तावेज के तौर पे प्रस्तुत किया जाने लगा, और इसकी व्याख्या करने का जो अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट, जो कि 1774 में, अभी हमने बताया 1774 में कोलकाता में बना था, तो उसका जो लिखित कानूनों का जो व्याख्या करता उसको घोषित किया गया वो सुप्रीम कोर्ट को किया गया था। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो चार्टर्ड एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों वो एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। एक लिहाज से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों कि इसमें जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो था जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से कंपनी के पास हुआ करता था, लेकिन 1813 के जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा ये कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया तथा आम ब्रिटिश जनों या आम ब्रिटिश कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने का अनुमति दी गई। लेकिन ये कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त करने के साथ साथ 2 चीज़ों को छोड़ दिया गया था। एक, चीन के साथ व्यापार, दूसरा चाय के साथ व्यापार। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के बाकी सारी जो व्यापारिक एकाधिकारिक शक्तियाँ थी कंपनी की वो समाप्त घोषित कर दी गई।
तो चलिए दोस्तों, इस पॉइंट में सिर्फ इस पार्ट में बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो मैं कवर करना था। दूसरा 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में दोस्तों ये प्रावधान किया गया सबसे पहले कि जो चाय और चीनी के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी से इसको भी छीन लिया गया था। कंपनी की जो मतलब पूर्ण रूप से इनका जो व्यापारिक एकाधिकार को अब जो समाप्त किया जा चुका था, अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार, अन्य यूरोपियों को भी मौका दिया गया कि वो इन पूर्वी देशों के साथ व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा आखिरी चार्टर्ड एक्ट था 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इस चार्टर्ड एक्ट में सबसे पहले व्यवस्था की गई कि भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, उन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, इसको शायद फॉर्म में BOC लिखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर की जो संख्या पहले 24 हुआ करती थी, 24, उसको घटा करके 18 कर दी गई। इन 18 में से 6 सदस्य ऐसे होते थे जो गवर्नर जनरल द्वारा, जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, तथा इसके माध्यम से 1853 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से एक नियम बनाया गया कि कंपनी जो है, कंपनी के प्रशासनिक तथा व्यापारिक शक्तियों का पृथक्करण किया गया। और इस पृथक्करण का कारण ये था कि चूंकि कंपनी में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हो गए थे जो भारत के देसी जो रियासतें थी उनके साथ अपने अपने पर्सनल संबंध स्थापित करने के चक्कर में थे। लेकिन कंपनी ने इस चीज़ को रोकते हुए 1853 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था उसके संवैधानिक विकास की हमने जो उसको पढ़ा। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपको क्राउन के अधीन भारत में क्या उपबंध किए गए थे, कैसे विकास हुआ था, हम उसको देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।